नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी टिकट में देर और मुहूर्त का फेर। जी हां, कांग्रेस में लिस्ट को फाइनल करने के लिए लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। शुक्रवार को भी लिस्ट को लेकर कांग्रेस में मंथन हुआ। मंथन के बाद कमलनाथ ने कहा 60 नामों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी एक और बैठक होगी। इंतजार बस शुभ मुहूर्त का है, जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। लेकिन यह सवाल यह है कि सच में शुभ मुहूर्त का इंतजार है या फिर तकरार है, और क्या टिकट को लेकर कांग्रेस में कोई फंसा हुआ पेच है जो निकल नहीं पा रहा है। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है। फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है। उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। इंतजार इंतजार और इंतजार, कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। बस हो रही है तो नामों पर चर्चा और बैठकें। कभी कांग्रेस कहती है 140 नाम पर सहमति बनी, तो कभी कहती है 60 नामों पर चर्चा हुई। असल में क्या हो रहा है, लिस्ट को लेकर कहां पेच फंस गया है, ये बताने को कोई तैयार नहीं। कांग्रेस एक ही राग अलाप रही है कि शुभ मुहूर्त की घड़ी आएगी तो लिस्ट जारी हो जाएगी। श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे, तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा हुए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें उभर के आती हैं। अब मुहूर्त की वजह से लिस्ट फंसी है या किसकी लिस्ट जारी करे इसका मुहूर्त नहीं निकल पा रहा, ये तो कांग्रेस ही जाने। क्योंकि अगर सूची तैयार होती तो लगातार नामों पर चर्चा करने के लिए बैठकों की जरूरत ही क्या थी। खैर जो भी हो, लेकिन बीजेपी तो कांग्रेस की लेट हो रही लिस्ट पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि लिस्ट गुटबाजी में फंस गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं से भी लगातार झूठ बोलती है। किस प्रकार चुनाव से 6 माह पूर्व सूची जारी करने का वादा करने वाले कमलनाथ और कांग्रेस आज आपसी गुटबाजी के कारण 60 नामों पर चर्चा करने के पश्चात मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। और कहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 150 से ज्यादा प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और सभी जनता के बीच सक्रिय होकर के लगातार उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। 24 घंटे और 7 दिन राजनीति की भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेता अपने पॉलिटिकल आकाओं के सामने टिकट के लिए पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही कांग्रेस ये कहे कि वो श्राद्ध पक्ष के बाद लिस्ट जारी करेगी, जितनी चर्चा हो जाए वो अच्छा ही है, लेकिन बीजेपी को उसके तर्कों में दम नहीं लग रहा। सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के सर्वे और सबकी अलग अलग लिस्ट पर पेच फंसा हुआ है। आलाकमान भी तमाम बैठकों के बाद ये तय नहीं कर पा रहे कि किसकी लिस्ट पर मोहर लगाई जाए। शायद यही वजह है कि लगातार मंथन हो रहा है, लेकिन उससे निकल कुछ नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत नायडू जी और हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से। वो स्वागत है नायडू जी आपका अनादि टीवी में। और लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है जब कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि उनकी सूची अब आ जाएगी तब आ जाएगी, और कम से कम उन 66 सीटों का तो जिक्र बार बार हो रहा था जो कांग्रेस 2 से लेकर 8 चुनाव से लगातार हार रही थी। दिग्विजय सिंह एक राउंड वहाँ लगा भी चुके थे, संभावित दावेदारों से चर्चा कर ली थी, मेल मुलाकात हो गई थी, सर्वे हो गया था, और ये कहा जा रहा था कि लिस्ट कभी भी आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे लिस्ट की तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। अब भी कहा जा रहा है कि 150 नाम फाइनल है, और कांग्रेस की जो चुनाव अभियान समिति की बैठक होना थी दिल्ली में, केंद्रीय चुनाव समिति की, वो एक बैठक हो जाती, फिर कहा जाता कि लिस्ट आने वाली है, फिर कहा जाता कि श्राद्ध पक्ष के कारण, फिर एक बैठक आज होती है, और अब कहा जा रहा है कि 60 नामों पर सहमति बन गई और बाकी के लिए फिर से बैठेंगे। तो आखिर पेच कहाँ फंसा है? क्योंकि अगर शुभ मुहूर्त होता तो ये कह सकते थे कि भाई 230 नामों पे मंथन हो गया, लिस्ट हम 15 के बाद 1 किस्त में, 2 किस्त में या 3 किस्त में जारी कर देंगे। लेकिन जब 230 में से मंथन ही 60 पर हो रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़।
देखिए, ऐसा है कि मुझे एक चीज बड़ी दिलचस्प लगी कि आपकी ब्यूरो रिपोर्ट और बीजेपी प्रवक्ता का जो कहना था वो करीब करीब एक जैसा ही था। मुझे एक खास बात ये पता लगती है कि कांग्रेस के पास में अभी तो खैर उन्होंने जब कह दिया कि 15 तारीख को पहली लिस्ट आ जाएगी, मतलब परसों आ जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो बीजेपी में होना था या हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, खास तौर से रूलिंग पार्टी के चलते और जिस तरह से उनको इलेक्शन में अपनी तैयारी करनी है, तो बहुत ही स्वाभाविक था कि कांग्रेस को उनकी लिस्ट का इंतजार करने के बाद में अपनी स्ट्रैटेजी या अपनी रणनीति बनानी चाहिए थी। जो हो रहा है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ये पता चला था कि 86 नामों की क्लियर हो चुकी है बात, उनको अनाउंस तब किया जाएगा जब ये बाकी 60 पे जिक्र पहले हो जाए। और ये 60 उन 86 नामों से अलग है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर कहा गया हो सकता है अलग हो, क्योंकि कहा ही जा रहा था कि 150 की पहली लिस्ट होगी, तो हो सकता है कि 86 और 60 146 के आसपास होता है। ये चीज मुझे पहले भी बताई गई थी, एक बार और मैंने पता किया था कि भाई क्या स्थिति है, क्यों देर हो रही है। तो ये कहा गया कि देखिए, ऐसा है कि जो बीजेपी की लिस्ट आएगी उसके बाद में कुछ चेंजेस हम लोगों को करने पड़ेंगे। जो जैसे नारायण त्रिपाठी हैं, वो उन्होंने आज बीजेपी छोड़ी है, बिल्कुल। तो ये सब चीजें जब हो रही हों तो बेहतर होगा कि एक आध दो दिन इंतजार ही करने बीजेपी कांग्रेस वाले, बजाय इसके कि बाद में चेंजेस करते रहें। तो ये मतलब मुझे, लेकिन ये नारायण त्रिपाठी एक आधे का अपवाद है, जैसे बीजेपी के लिए सचिन बिरला थे। देखिए, नारायण त्रिपाठी तो हर बार यही इसी काम के लिए जाने जाते रहे हैं कि वो पार्टी छोड़े, विधानसभा छोड़ें, दोबारा आ जाएं, दोबारा चले जाएं। लेकिन सवाल ये है कि बहुत ही स्वाभाविक है, एक सामने वाली पार्टी को उस हिसाब से रणनीति बनानी पड़ती जी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी तरह से डिफेंस नहीं करना चाहता कांग्रेस, नहीं बिल्कुल जी। लेकिन ये है कि मतलब ये एक अजीब स्थिति पैदा हो गई हम लोगों के आजकल मीडिया में कि हम लोग खबर को या मतलब ये घटनाओं को अपने धैर्य के अनुसार तौलते हैं। हमारा धैर्य कम है तो वो जल्दी होनी चाहिए, और नहीं है तो ठीक है। तो कई बार ये महसूस होता है, जो कांग्रेस ही कह रहे थे कि कमलनाथ से लेके सज्जन सिंह वर्मा से लेके हम तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं देखिए, हाँ बात नहीं, आप मैं व्यक्तिगत रूप से अनादि नहीं, मैं इंडिविजुअल नहीं, मतलब एक बात की मीडिया का बहुत सारा तबका उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहा है। हाँ, तो ये एक होता है। मैं इस बात का ख्याल मुझे है कि अनादि टीवी जो है वो काफी हद तक निष्पक्ष है, लेकिन ये है कि देखिए होता क्या है कि एक पक्ष कांग्रेस का भी हो सकता है उसमें, जिससे पता चल सकता था आखिर स्ट्रेटेजी की वजह से किया है आपने या किसी और वजह से किया, ये पूछा जा सकता था किसी से जी। तो ब्रजेश जी कोई जी नायडू जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये चीजें जो हैं वो इसी तरह से आती हैं जब चुनाव के नजदीक पहुंचते हैं हम लोग, और जिस तरह से टेलीविजन कवरेज आजकल होता है, तो इसी अधीरता के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही स्वाभाविक है ये सब चीजें हों, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक दो दिन का मौका मिलने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, वो तो कांग्रेसी तो खुद इंतजार कर रहे हैं कि 15 साल बाद कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए, जो मिला था वो गवा दिया उनके ही सहयोगियों के कारण। तो हम तो 2 दिन का तो बिल्कुल बनता है। ये बहुत ही स्वाभाविक है कि अपेक्षाएं अगर बढ़ रही हैं तो आपका खुद का भी धैर्य बढ़ना चाहिए। मतलब किसी पार्टी के से अपेक्षा अगर बढ़ रही है तो उसको बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ेगा जी। तो ब्रजेश जी, फूंक फूंक कर तो कदम उठाना पड़ता है, लेकिन जो हम स्थितियां देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है कि 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे दिग्गज हैं जो कई सारे चुनाव से अपराजय हैं, 3-3 दशक से जो कभी चुनाव हारे नहीं हैं। तो कम से कम उनकी लिस्ट भी आ सकती थी, या जो अधीरता बढ़ती जा रही है कि जो मीडिया की अधीरता अपनी जगह है, लेकिन जो उनके कैंडिडेट हैं, क्योंकि समय कम है, पिछली 2018 के मुकाबले वक्त कम मिला है। उस समय 43 दिन का समय मिला था, 53 दिन का, इस बार 39 दिन मिले हैं। और अगर 15 तारीख को सूची आती है शाम तक या शाम अगले दिन, तो लगभग 30-32 दिन का समय उस कैंडिडेट के पास होगा, उसको नॉमिनेशन भी भरना। और ये ज़रूरी नहीं कि 230 इकट्ठे आ जाएँ, और कई सीटें उनमें से ऐसी होंगी, खासतौर से हम अगर उन 94 जो बची हुई बीजेपी की सीटों की बात कर ले, जो 94 छोड़ के जो उन्होंने नाम घोषित कर दिए, तो कई सारे 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चला नाम घोषित किए, तो उन सीटों पर उन प्रत्याशियों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि कुछ एक चुनिंदा नाम है कि हम कह सकते हैं कि इनका टिकट तय वो अपने हिसाब से सक्रिय है, लेकिन ज़्यादातर पर उहापोह की स्थिति है।
तो ये बड़ा संकट है। देखिए मनोज, जिन लोगों के नाम की आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस उनकी सूची जारी कर सकती थी, निश्चित तौर पर कर सकती थी, और उनको भी पता है कि चुनाव मैदान में वही हैं, और वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको भी पता है, जनता को भी पता है। उदाहरण के तौर पर हम डॉक्टर गोविंद सिंह को ले लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उनका टिकट कट रहा है? निश्चित तौर पर उनका टिकट मिल रहा है। यदि हम चुरहट से बात कर लें तो अजय सिंह राहुल भैया भले ही हार गए हों, लेकिन उनको टिकट मिल रहा है। यदि हम जयवर्धन सिंह की बात कर लें, हम लक्ष्मण सिंह की बात कर लें, केपी सिंह कक्का जी की बात कर लें, ऐसे दर्जनों की लिस्ट हम बना सकते हैं बैठ कर के इनको टिकट मिल रहे हैं। दर्जनों की मतलब सूची भी बना सकते हैं। ग्वालियरपुर से सतीश सिकरवारे, विजय लक्ष्मी साधु, उनके पास विकल्प नहीं है। यदि कैलाश विजयवर्गीय का बीजेपी ने नाम घोषित कर दिया है तो कांग्रेस के पास विकल्प एक ही है ना, संजय शुक्ला, तो उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये नाम लगभग तय है, लेकिन उनके नाम जारी कर देने से भी मुझे लगता है कि कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं था कांग्रेस को, क्योंकि उनको भी पता है कि हम ही को चुनाव लड़ना है, चाहे जीतू पटवारी हो चाहे तमाम नेता, और वो अपने हिसाब से क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। जो कमलनाथ कह रहे हैं कि हमने उनको संकेत दे दिया, इशारा कर दिया। रही बात कि बाकी सीटों पर क्यों घमासान मचा हुआ है या क्यों सूची जारी नहीं कर रहे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बार कांटे का मुकाबला है और बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर खेल रही है, चाहे उसने अपने दिग्गजों को उतार दिया हो, चाहे केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया हो, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को थोड़े धैर्य से काम करना पड़ेगा और एक एक कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। यदि उसने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो उसके साथ नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से खेल रही है बीजेपी, हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। तो कहीं कोई चूक ना हो जाए, किसी सीट पर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो वो सीटों पर जो उसकी अपने कब्जे में थी, इन दिग्गजों को उतारने के कारण वो कहीं हाथ से ना चली जाए, तमाम रणनीति पर वो काम कर रही होगी। और जो इस तरह से सनातन की लाइन पे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस चल रही है, तो निश्चित तौर पर शुभ मुहूर्त का इंतजार उनको है। और इससे पहले भी कभी कांग्रेस ने कड़वे दिनों में इस तरह की सूची जारी नहीं की, क्योंकि चुनाव तो इन्हीं महीनों में होता है, तो सूची तो उनकी आखिरी तक भी आती रहती है। लेकिन क्या सूची पहले आने से, उम्मीदवार पहले घोषित कर देने से वहां पलड़ा भारी हो जाता है क्या? इसमें थोड़ा संशय हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस मान के चल रही थी कि वो 66 सीटों पर 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देगी, तो क्यों उसने रणनीति बदली? क्या दिग्विजय सिंह के सर्वे रिपोर्ट के बाद जी वहां पे क्यों उम्मीदवार घोषित नहीं किए? तो कहीं ना कहीं रणनीतिक मामला रहा होगा। उन्होंने विचार किया होगा कि पहले से उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो हमें कौन से नुकसान उठाना पड़ते हैं, प्लस माइनस दोनों देखा जाता है। यदि 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो हो सकता है कि उसकी इतनी क्षमता ना हो कि चुनाव पर लड़ते लड़ते वो हाँफने लगे, या उसकी आर्थिक स्थिति ऐसे ना हो कि डबल खर्चा हो जाए, या फिर उसके विरोधी इतने प्रबल हो जाएंगे कि वो उसको जब तक मैदान में उतरेगा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर, तब तक तो उसका काम तमाम कर देंगे। तो ये कुछ चीजें रहती हैं जिस पर राजनीतिक दल विचार करते हैं। मुझे लगता है इसी विचार को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना ये आइडिया ब्रेड्रा कर लिया होगा कि हम 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे। बीजेपी ने भी कोई, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जल्दबाजी कर दी है। बीजेपी ने भी तय समय पर घोषित किया। उसने सबसे पहले उन हारी सीटों पर एक जो माहौल बनाने की कोशिश की थी कि चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले एक माहौल बन जाए, वो उन्होंने अपनी अलग रणनीति, उन्होंने अपनी रणनीति के तहत कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को उतार दिया, प्रहलाद पटेल को उतार दिया। तो देखिए एक माहौल बनाने की कोशिश की। जब तक वो बैकफुट पर दिख रही थी, वो आपको लगने लगा कि यार बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। बीजेपी प्लस कर गई क्योंकि एक की सूची आई नहीं है, एक की सूची जारी हो गई है। तो ये रणनीतिक गेम है, आपने माइंड गेम किया तो आप प्लस दिखने लगे और जनता में माहौल बनने लगा, जिसके लिए उसने अपने दिग्गजों को उतारा है। और कांग्रेस वही चाहती थी कि वो अपने दिग्गजों को या लोगों को मैदान में उतार दे, तो जो उसका माहौल बना हुआ है, प्लस दिख रही है, वो कहीं और माइनस में ना चली जाए, इसलिए उसने पीछे कदम हटा लिए। मुझे लगता है सूची जल्दी आने वाली है उनकी। और जो कह रहे हैं वो कि इशारा कर दिया, तो इशारा सबको नहीं किया मनोज जी। जो आप कह रहे हैं ना, मैंने कहा नाम गिनाए, जो आप यहाँ बैठ के बता सकते हो कि यही चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं को इशारा किया है। जहां पे घमासान चल रहा है कि इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको दें या इसको नहीं दें, इसका काटें, वहां पे किसी को इशारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप सब अपने क्षेत्र में काम करिए, विचार कर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 5 सर्वे किए उन्होंने, 11 फीडबैक आए उनके पास। तो वो तमाम चीजों का आंकलन करने के बाद वो कोई भी ऐसी वजह नहीं छोड़ना चाहते या कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहते कि एक सीट उनको गंवाना पड़े, क्योंकि जब मुकाबला बराबरी का हो, कांटे का हो, तब आपको एक एक कदम फूंक कर रखना पड़ता है। बिल्कुल, तो कदम तो फूंक कर करना पड़ेगा नायडू जी। और एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार जो ब्रजेश भी कह रहे थे, बीजेपी ने माहौल बनाया कि कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, या तमाम सारे प्रहलाद पटेल, उन दिग्गज नेता को उतारो। ये एक मैसेज उनके समर्थकों में भी कि अब पूरा एरिना खुला हुआ है कि जो बड़ा पहलवान है वो अपने लिए सीट जुगाड़ कर लाए, आसपास अपने समर्थकों को लिया है, तो उसके लिए संभावना सीएम की है। तो मेरे हिसाब से जी जी बीच में तो उसमें यह है कि फिर कांग्रेस के भी पास अच्छा मौका है
कि वो अपने ऐसे दिग्गज ढूंढ के रखे या नए चेहरे ऐसे एकदम से जो क्षेत्र में लोकप्रिय हो, इन दिग्गजों के सामने उतार के उनको अपने घर में घेराबंदी कर दें, ताकि जो बीजेपी के साथ भी वही संकट आ जाएगा कि फिर प्रचार के लिए बचेगा कौन। फिर अकेले वही शिवराज सिंह चौहान, जिनका नाम लेने में परहेज कर रही बीजेपी या उनका केंद्रीय नेतृत्व ये संकेत दे रहा है, या ले देकर वीडी शर्मा, या इक्का दिक्का नगता। और तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इसलिए कांग्रेस ने वेट एंड वॉच की स्थिति में। देखिए, एक चीज हम लोग को समझ लेनी चाहिए कि बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिवराज सिंह को जितना छुपाना चाहती है, उनके बगैर उसका काम चलने वाला नहीं है। वही एक ऐसे नेता हैं जिनका सारे प्रदेश में दखल है। बिल्कुल सभी ऐसा नेता नहीं है, मुझे नहीं लगता बीजेपी का, जो अपने क्षेत्र से बाहर बहुत ज्यादा जाना जाता है या उसने कुछ काम किया हो। तो शिवराज जी को ये बात तो सही है कि अपने अनुभव का भी फायदा है और उनकी व्यक्तिगत रूप से जो कार्य किया उन्होंने उससे भी उसका भी फायदा है, और बीजेपी उसको अनदेखा नहीं कर सकती। हाँ, अब सवाल ये है कि बड़े बड़े दिग्गजों की जो बात हो रही है कि उनको नाम तक, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जीत ही जाएंगे सर। बिल्कुल, इस तरह का माहौल बनता है कभी कभी। मैं नहीं कह रहा कि अभी इसे कहा जा सकता उस बारे में, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो आते आते बहुत चीजें ऐसी हो सकती पब्लिक हैं। वोटर के मन में क्या है किसी को नहीं एक पता। दिन में माहौल बदल सकता है, 2 दिन में माहौल बदल सकता है। हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी काम करे ना करे। देखिए, बीजेपी के साथ में एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो कितना प्रचार कर सकते हैं उतना कांग्रेस नहीं कर सकती। देखिए, जितना पैसा वो झोंकते हैं प्रचार में और जिस तरह का माहौल बनाने में करते हैं, उतना कांग्रेस नहीं कर सकती। कारपोरेट बॉम्बिंग, जिसको एक नया शब्द गढ़ा है। सवाल है, हाँ, कारपेट बॉम्बिंग, जो कारपेट बॉम्बिंग वाली बात है, वो कुल मिला के झांकियां सजा कर आप जो करते हैं उसमें वाकई में हकीकत कितनी होती सब जानते हैं। तो ये बात सही है कि बीजेपी ने अपने माहौल को बनाने के लिए ये सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या वाकई में इस बात की गारंटी है कि जिन बड़े दिग्गजों को उतार रहे हैं वो इतने पॉपुलर है कि वो चुनाव जीत ही जाएंगे? माहौल अगर खराब होगा तो क्या कर सकते हैं? तो कुल मिला के ऐसा लगता है मुझे, ये बात मुझे बिल्कुल सही लगती है ब्रजेश जी की, कि मुकाबला कांटे का रहेगा और किसी को भी फायदा हो सकता है। ये सिर्फ कह देने भर से नहीं होगा कि हमने बड़े दिग्गजों को उतार दिया, पहले लिस्ट जारी कर दी तो हम ही जीत जाएंगे। ये मुझे नहीं लगता कि सही बात है। तो कांटे के मुकाबले में कई बार होता है कि कांटे से कांटा भी निकालना पड़ता है। तो ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी की बाकी उम्मीदवारों का इंतजार कर रही है कांग्रेस कि जो पहले हमने देखा 6 महीने में लगभग 30 बड़े नेता, कुछ विधायक समेत कांग्रेस में आ चुके हैं, कि शायद जहाँ अच्छे चेहरे नहीं हो तो फिर वहाँ से उन्हीं से मुकाबले में उतारा जाए। हमने देखा इस रणनीति का फायदा कांग्रेस को मिला है। नगरीय निकाय के चुनाव में ग्वालियर में हमने देखा 55 साल बाद वो जीते हैं। सतीश सिकरवार ने वहाँ परंपरागत जो बीजेपी की सीट हुआ करती थी वहाँ कांग्रेस का झंडा फहराया उन्होंने उपचुनाव में। देखिए, एक चीज और है, बीजेपी में एक जो अंडरकरंट है उसको देखना चाहिए। देखिए, जो लोग पहले कांग्रेस छोड़कर वहाँ गए और उन्होंने दोबारा बाई इलेक्शन भी जीत लिया, उनमें से ज्यादातर लोगों के साथ में ये स्थिति है कि ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में स्थिति ये है कि इस बात की गारंटी नहीं जा सकती कि वो सब जिता सकते। तो जो ग्वालियर में हो रहा है उसको देख के कम से कम ये कोई कह सकता है कि भाई अब चीज नहीं रहेगी। और ऐसे में और खासतौर से अभी जो बचे हुए नाम है बीजेपी के, उसमें भी समस्या ये है कि उसको लेके काफी विवाद है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान है बीजेपी के लिए। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको लेके कांग्रेस आत्मसंतुष्ट ना हो जाए, अपना काम जैसे अपनी रणनीति के हिसाब से जैसे करना चाहिए वैसे करे, ये सब सोचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल अखबारों में या मीडिया में बन रहा है उससे काफी हट के जमीनी हरकत है। निश्चित तौर पर स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए यही वाजिब होगा कि वो इंतजार करे बीजेपी के कामों का और उसके बाद में अपनी रणनीति के हिसाब से काम करें। तो ब्रजेश जी, इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन क्या हमेशा मीठा होता है? नहीं, ये तो क्या हमेशा मीठा नहीं रहता है, कई बार कड़वा भी हो जाता है। लेकिन राजनीतिक दल अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, रणनीति भी अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। निश्चित तौर पर वो हर एक सीट की अलग बनाना पड़ती है, हर एक सेक्टर की अलग बनाना पड़ता है। लगता है कि राजनेता बेहतर तरीके से समझते हैं
और हम इसको उम्मीदवारों से ना देखें। उम्मीदवार तो हर उम्मीदवार कहता है कि वो जीतने वाला है, उसको टिकट चाहिए, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे पैमाने ऐसे हो गए हैं। पहले आपको जिला इकाई से, ब्लॉक स्तर से, आपको बूथ स्तर से आपको फीडबैक मिलता था, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रभाव में रहता था। वो विधायक के प्रभाव में होगा, वो क्षेत्रीय नेता के प्रभाव में होगा, वो जातिगत समीकरण में प्रभाव में होगा, कहीं ना कहीं प्रभावित होकर वो एक फीडबैक देता रहा होगा राजनीतिक दलों को, पार्टी के आला कमान को। लेकिन मैं अब मानता हूं कि अब फीडबैक आपका छन्नी से छनकर आ रहा है। कई तरह के छन्ने लगे हैं उसमें कि आप यदि सर्वे करा रहा हो तो थर्ड पार्टी से करा रहा हो, जिसका कोई लेना देना नहीं है मध्य प्रदेश से, वो आपको पैसे दे रहा हो, निष्पक्ष सर्वे कर रहा है। आपकी पार्टी में भी आप अलग अलग तरीके से सर्वे करा रहा हो, नेता भी अब सर्वे रिपोर्ट के, उनको मालूम है कि सर्वे रिपोर्ट यदि उनसे भिन्न आएगी तो वो भी कुछ हद तक ईमानदारी से अपनी रिपोर्ट देने लगे हैं। कि यही नहीं कि उनको ऐसा लगे रिपोर्ट में कि मेरा ही जो समर्थक है वो ही बेहतर है, बाकी के तो सब बेकार हैं। तो ये वो भी रिपोर्ट में ध्यान रखेगा कि हो सकता है वो पहले नंबर से दूसरे नंबर पर रखे, लेकिन वो 3 लोगों की पैनल बनाएगा तो 3 मजबूत उम्मीदवार होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई फिसड्डी होगा, क्योंकि उसको मालूम है 5 स्तर पर सर्वे हो रहे हैं। कमलनाथ अपना सर्वे करा रहे हैं, दिग्विजय सिंह अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, और केंद्रीय आला कमान अब खुद अपने सर्वे करा रहा है। वो केंद्र प्रदेश की इकाई पर निर्भर नहीं है। यदि उसकी रिपोर्ट में और इनकी रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर होगा तो कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण बन जाएगा। और केंद्रीय आला कमान हो सकता है उसकी रिपोर्ट पर, जो निष्पक्ष व्यक्ति ने रिपोर्ट की है, जो समिति ने रिपोर्ट की है, उस आधार पर निर्णय ले ले। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं अब बेहतर है कि आपको पता चल जाता है कि बेहतर उम्मीदवार कौन है। जनता से फीडबैक आपको मिल जाता है, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से आपको फीडबैक मिल जाता है, पार्टी की इकाई से फीडबैक मिल जाता है। और तीसरा जो मैं कह रहा हूं, सर्वे आजकल आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं, तो अब बेहतर होता है चयन करने में। चयन करने में वैसी परेशानियां नहीं है, वैसी गुटबाजी अब बची नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में भी बची है, बीजेपी में भी। घमासान हो रहा होगा, लेकिन जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं पार्टी ने ऊपर, उस निर्णय साबित करता है कि अब क्षेत्रीय छत्रपों की नहीं चल रही है, सर्वे रिपोर्ट की चल रही है, वही सर्वमान्य है। तो यही कांग्रेस में देखने को मिलेगा, यही बीजेपी में देखने को मिलेगा। चाहे दिग्विजय सिंह ने कोई रिपोर्ट दी हो, चाहे अरुण यादव ने कोई रिपोर्ट दी हो, चाहे कमलनाथ की कोई रिपोर्ट हो, जब सारी रिपोर्टें आला कमान के सामने रखी होंगी तब तय किया जाएगा कि बेहतर कौन है, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर। तो मुझे नहीं लगता कि अब वैसी गुटबाजी आपको सड़कों में दिखे, हमारे बोलने पर दिखे, लेकिन टिकट बंटवारे में गुटबाजी नहीं चलेगी कि अरुण यादव ये क्षेत्रीय छत्र है, इन्होंने 10 नाम दे दिए, 10 को फाइनल करना है उनके क्षेत्र में, दिग्विजय सिंह का कोई समर्थक है, बेहतर है, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो वो परिस्थितियां कांग्रेस में भी बदल गई। बीजेपी में तो जो सूची जारी हुई है उसने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश इकाई के कितना दखल था। भले ही वो कहने के लिए मीडिया के सामने कहें, सार्वजनिक कहें कि हमने जितने नाम भेजे थे उनको तय कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। कई बार नेता कहते कुछ है और अंदर खाने बहुत कुछ अलग होता है, और ये हकीकत भी है। तो अब वैसा ही हो रहा है। और अब इतने में काम नहीं चलेगा कि उम्मीदवार कौन होगा, ये तय करना पड़ रहा है पार्टियों को कि इनमें से बेहतर कौन होगा। और शायद यही वजह है कि सूचियों में देरी हो रही है, या चुकाने के लिए सूचियां जल्दी जारी की जा रही है। बहरहाल समय की कमी है। चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद नायडू जी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सूची का भी इंतजार और बीजेपी के 94 नामों का भी है। कांग्रेस का इंतजार इसलिए हो रहा था क्योंकि 15 साल बाद सत्ता वापसी के लिए वो जोर शोर से मेहनत कर रही है 20 साल बाद, और इस बार वो कोई चूक नहीं करना चाहती है। लेकिन जिस प्रकार से पहले उन्हीं के नेताओं ने कहा था कि हमारी सूची सबसे पहले जाएगी, 6 महीने पहले जाएगी, और अगर उसमें देरी हो रही है तो सवाल उठना लाजमी है। और वो भी तब जब लगातार बैठकों का दौर जारी है, सर्वे रिपोर्ट्स पर चर्चा हो रही है। बहरहाल अब शुभ मुहूर्त सही, अब कांग्रेस के लिए शुभ मुहूर्त में सूची जारी करने की बात हो रही है, लेकिन क्या शुभ मुहूर्त आपको जीत की गारंटी होता है? ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।